नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। आज हम बात करेंगे सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस की। बीते 2 दशक से कांग्रेस सत्ता के गलियारे से बाहर बैठी हुई है। वो किसी भी हाल में सत्ता में वापसी की कवायद में जुटी हुई है। इसके लिए आए दिन नई कवायद कर रही पार्टी अब अपने जनप्रतिनिधियों का जनाधार जानने जा रही है। इसके लिए पूरी रणनीति तैयार हो गई है। हमारी आज की चर्चा इसी विषय पर होगी। कांग्रेस जानेगी अपनों का जनाधार, लेकिन इस चर्चा से पहले आप ये देख लीजिए रिपोर्ट। एक छत्र राज्य करने वाली कांग्रेस एक बार सत्ता के सिंहासन से उतरी तो फिर सत्ता उसके लिए दिवा स्वप्न हो गई। साल 2018 के चुनाव में लोकतंत्र की असली मालिक प्रदेश की जनता से कांग्रेस को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा भी दिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कुछ दिनों में ही खुद ही सत्ता के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी एक बार फिर बीजेपी को सौंप दी। बाद में बीजेपी ने उसे सत्ता की चाबी दिए जाने के फैसले पर जनता की मोहर लगवा दी। तब से कांग्रेस सियासी आसमान में सिर्फ फड़फड़ा रही है। ठीक से उड़ना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पार्टी ने उन नेताओं के जनाधार का मूल्यांकन कराने का फैसला लिया है, जिन्हें इन विषम परिस्थितियों में भी जनता ने सत्ता के किसी गलियारे में आसन दे रखा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस है जो जनता से सीधे सतत संपर्क में रहता है, जो जनता की समस्याएं उसको मुखरताओं के साथ में उठाता है, जो मूल मुद्दे, जो समस्याएं जिन पे बात होनी चाहिए, सरकार भाजपा जिन पे बात करने से कतराती है, उन मूल मुद्दे और मूल विषयों पे जो अगर कोई राजनीतिक दल बात कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हम सतत संपर्क में हैं और निश्चित ही हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में कैसा कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम सतत मॉनिटरिंग करते हैं, और जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता है समय समय पर उनकी पदोन्नति करते हैं, और जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उनको हम पदमुक्त करते हैं। ये एक राजनीतिक पूरी सक्रिय साइकिल है जिसको हम पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा को अपनी प्रबल प्रतिद्वंदी कांग्रेस का ये विचार तक रास नहीं आ रहा है। भाजपा इसे अपने खुद लिखने और खुद ही जांचने का उपक्रम बता रही है। उसका मानना है कि जनप्रतिनिधियों का जनाधार तो जनता तय करती है। उसने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का जनाधार बता दिया है। देखिए, कांग्रेस की समस्या यही है कि वे खुद ही अपनी कॉपी लिखते हैं और खुद ही बांचते हैं। अरे इस लोकतंत्र में तो बाबा साहब ने मूल्यांकन का अधिकार तो जनता को दिया है, और जनता ने 29 में से 29 लोकसभा सीटें हराई, 163 विधानसभा हराई। अब और कौन सा मूल्यांकन है? अब उस मूल्यांकन के बाद भी अगर बदलेंगे नहीं तो ये मूल्यांकन नहीं है, सिर्फ ढोंग है। कांग्रेस में आए दिन मचने वाला घमासान उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। कांग्रेस के रणनीतिकार ये समझाने की बजाय नए शिगुफे लेकर सत्ता के रण क्षेत्र में उतर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के अंदर खाने की जो हालत उसमें कहीं और ना हो कि जनप्रतिनिधियों को जनाधार जानने की कोशिश पार्टी को महंगी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कांग्रेस जानेगी अपनों का जनाधार। इस पर चर्चा के लिए मौजूद है प्रियंका दुबे, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही हिमानी सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, और भूपेंद्र सुलेरे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हिमानी जी आपसे करते हैं। देखिए, एक लंबा वक्त हो गया है आप कांग्रेस को सत्ता के गलियारे से दूर रहते हुए। इस पर लगातार कांग्रेस नई नई चीजें सामने लेकर आ रही है, नई नई तैयारियां कर रही है, रणनीतियां बन रही है। इसमें ये जनाधार जानने की कोशिश वाली जो आप कवायद कर रही है, इसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है कि खुद ही कॉपी लिख रही है और खुद ही जांच कर ले रही है। हालांकि मूल्यांकन तो आपको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद जनता ने दे दिया है। क्या तैयारी है, किस तरह से आप फिर से इसको ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाली है? हिमानी जी, आपने जितने सवाल पूछे तो हम जनता के सवाल को बिल्कुल जायज मानते हैं और उनका जवाब देना जरूरी भी है, क्योंकि जनता तक तो संदेश पहुंचना चाहिए। रही बात बीजेपी के तंज की, तो तंज कसने से पहले बहुत सटीक जवाब तो आशीष चौपाल जी भी नहीं दे पाए कि अभी मुख्यमंत्री ने समीक्षा के लिए एक कमेटी बुलाई थी कि सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे। तो जहां तक मैं जानती हूँ कि लोकतंत्र में समीक्षा की भी व्यवस्था हमारे संविधान ने की है। मीडिया के रूप में चौथा स्तंभ दिया है जो विपक्ष की भूमिका निभाता है, और एक स्वयं सजीव विपक्ष होता है जो आपको रोज आईना दिखाता है कि ये चीजें अभी आपकी लेग बिहाइंड हो गई हैं, इनको आप पूरा कीजिए, इनका वादा करके आप सत्ता में आए थे। तो आप सिर्फ उन बातों को सुनते रहिए, मीडिया की और विपक्ष की, और उनका अनुसरण करते रहिए, तो आपका काफी समीक्षा होती रहेगी, सारा आईना सामने रहेगा। अब रही बात कांग्रेस की जनाधार देखने की, तो आपने अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे और एक धार में हमारा विधायकों का एक मिलन हुआ था। उसमें
राहुल जी ने बहुत गर्व के साथ में कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था सत्ता प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जन जन तक पहुंचना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जो अभी संगठन सृजन में भी जो अध्यक्ष बनाए गए उनके लिए भी राहुल गांधी जी ने यही संदेश दिया कि कहीं कोई पिछड़ा हो, कहीं कोई मजलूम हो, कहीं किसी के ऊपर अत्याचार हो, कोई किसान हो, महिला हो, पीड़ित हो, वहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था या नहीं खड़ा था, वहां हमारा जिला अध्यक्ष खड़ा था, ये कसौटी रखी जाएगी। और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसी राजनीतिक पार्टी से आती हूँ जिसका मकसद ये होता है कि अगर कोई तकलीफ में हो तो आपकी राजनीति का मकसद ये होना चाहिए कि कोई तकलीफ में है आप वहां खड़े रहें और उनके साथ खड़े रहें। यही हमारा इस जो आप डिबेट का विषय है उसका भी यही मकसद है हमारा कि जहां कहीं कोई तकलीफ हुई वहां हमारे जो जीते हुए विधायक हैं वो वहां पर खड़े थे, इसलिए वो जीते। और जहां कहीं, क्योंकि जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अभी कुछ परसों के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह जी ने कहा किसान जिस तरह से परेशान है उस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगातार जितना हम उनके साथ खड़े हैं, जितनी हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, उससे ज्यादा उनकी आवाज उठाई जाने की जरूरत है। क्योंकि लेकिन हिमानी जी ठीक है, पीड़ा बहुत ज्यादा है। एक काउंटर सवाल आपसे। आप कह रही हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि जन जन तक पहुंचे, इससे फिर जनप्रतिनिधियों के जनाधार की बात आप क्यों कर रही हैं, उसकी रिपोर्ट कार्ड की बात क्यों कर रही हैं? इसमें तो आप ये कह सकते हैं कि जन जन तक कांग्रेस पहुंचने वाली है, इस तरह से बात कर सकती हैं। लेकिन आपने क्या कहा, कांग्रेस ने कहा, ये कह रही है कांग्रेस की जनप्रतिनिधियों के जनाधार की रिपोर्ट कार्ड आप तैयार करने वाली है कि क्या आपके प्रतिनिधियों का जनाधार है, बेस क्या है। तो बेस जानने के पीछे का मकसद तो ये है ना कि आपको भी कहीं ना कहीं सत्ता में वापस आना है। नहीं, सत्ता राजनीतिक दल का मतलब राजनीतिक दल का मतलब सत्ता में वापस आना होता है। विपक्ष में रहकर जितना हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं उससे ज्यादा हम सत्ता में रहकर साथ खड़े हो सकते हैं। मैंने अपना मकसद बताया कि जहां कोई परेशान हो वहां हमें खड़े रहना है। और मुझे लगता है कि अभी आप भी समझेंगे राघवेंद्र जी कि सत्ता में रहकर ये काम ज्यादा किया जा सकता है, किसी की तकलीफ दूर की जा सकती है। तो जनाधार देखने का मतलब है जो जीते हुए लोग हैं कि वो लोग पूरी तरह से वहां खड़े रहे, तो बाकी के लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उन्हीं का अनुसरण करना है। और हमें जो लोग हैं अभी उनको और ज्यादा, और जो अभी सत्ता में नहीं है उनको तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में लोगों के साथ खड़े रहना है। चलिए ठीक है प्रियंका जी, आपके सारे तंज को नकार दिया है साफ तौर पर हिमानी जी ने। इन्होंने साफ कहा है कि जनता के बीच जाने के लिए रिपोर्ट कार्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको सत्ता में वापस आना। हालांकि इनडायरेक्टली मोटिव मुझे तो वही लगता है। क्या कुछ कहेंगे आप? हालांकि राघवेंद्र जी की सत्ता में जाकर ही ये काम बहुत अच्छी किया जा सकता है, तो राजनीतिक दलों का मकसद तो वही होता है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट आप सत्ता में वापस आने वाली है, अच्छी बात है। प्रियंका जी आपसे जवाब ले लेते हैं। राघवन जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल करने की लोलुपता में आपातकाल लगा करके जनता के जो फैसले हैं उसको नकारते हुए, जिसमें इलेक्शन को ही अमान्य घोषित कर दिया गया था, उसमें आपातकाल की पीड़ा में भुगताने के बावजूद आज हमारी बहन ये कह रही है कि वो सत्ता प्राप्ति के लिए ये नहीं कर रही है, जनाधार हासिल करने के लिए कर रही। तो जनाधार उस समय नहीं था इनके पास जब नेहरू जी चयनित हुए थे, जब जनाधार नहीं था। इंदिरा जी को थोपा गया जब भी जनाधार नहीं था। कांग्रेस आजादी के बाद 63 बार आपस में विभाजित होती चली गई, क्षेत्रीय दलों पर निर्भर हो गई, तो जनाधार नहीं मिला। जिन राहुल गांधी जी की बात ही कर रही हैं उनके नेतृत्व में 89 टाइम्स आप लोग इलेक्शन हार गए तो इनको जनाधार नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्हें तो खुद जनाधार नहीं मिला है उनकी विधानसभा में। वो तो खुद कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देखिए, और उसके बाद भी जनता ने उन्हें नहीं देखा। तो यहाँ मूल्यांकन की बात वही है कि मूल्यांकन करेगा कौन? वो मूल्यांकन करेंगे जिनके पास खुद का जनाधार नहीं है। मूल्यांकन वो करेंगे जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया, वो बेचारे अपनी विधानसभा में जीतते हैं और फिर उनके कार्यकर्ता जो है वो पुतले जला देते हैं। यहाँ तक कि जबलपुर में तो मुंडन तक करवा दिया कार्यकर्ताओं ने विरोध कर प्रदर्शन करने के लिए। उज्जैन में अभी आप यादव जी को देख लीजिए किस तरीके से हाहाकार मचाया उन्होंने। तो जनाधार का मूल्यांकन जब रीवा में तो बोर्ड लग गए कि जो राजकुमारी थी वो चोरी हो गई, राजकुमारी की चोरी कर ली गई, बकायदा होर्डिंग्स लगे हैं। तो जब स्थिति इस तरीके की बनी हुई है जहाँ पे प्रभारी जी के ऊपर इनके खुद के पूर्व मंत्री जो है पटेल साहब वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रभारी जी और इनडायरेक्टली अध्यक्ष जी जो है वो दोनों के दोनों मनमानी कर रहे हैं, पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से गुटबाजी बना करके रखी हुई है। तो जनाधार है नहीं है,
मूल्यांकन तो वही बात है कि आप ही लिखे, आप ही बाचे और आप ही उसका परिणाम तैयार कर ले रहे हैं। तो इसको अपन एक ही भाषा में कह सकते हैं, अपने मुंह में मिट्ठू होना। परजीवी कांग्रेस आज की डेट में दूसरों के ऊपर पूरी तरह आता से हूं हिमानी निर्भर जी है आपके पास। और उन्हीं के सहारे से चल पा रही है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब हिमानी जी, फिर भूपेंद्र जी आपसे समझते हैं पूरी कहानी। हिमानी जी जल्दी। प्रियंका जी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, बहुत पुराने तक पहुंच गई जब इनकी 2 सीट हुआ करती थी। 2024 में पहुंच जाइए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कि जब चुनाव आयोग की 4 जून 2024 को साइट थोड़ी देर के लिए हैक हो गई थी, जो प्रत्याशी हार रहे थे, फिर धीरे धीरे काउंटिंग हुई और शाम तक कम से कम इतने वोट आ पाए कि मोदी सरकार 400 पार से एनडीए की सरकार तक आ पाई। वोट चोर जिनका सत्ता प्राप्ति का एक लक्ष्य वो हो गया, जिनका मतलब हथियार बन गया, वो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। वोट चोरी से आपकी सरकार बनी है, कोई जनाधार से नहीं बनी है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में राजनीति में आपके सामने रखना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जब नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला सत्ता, तो कहीं ना कहीं इंडिया में सुगबुगाहट शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गई? क्यों अपने आपको ऐसा लगा कि जो नेपाल में हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है और आप लोगों को भी उन चीजों से गुजरना पड़ता है। विपक्ष में लगता है आपकी वाला सेंटर अमेरिका में नहीं चला और किसी देश में नहीं चला। हिमानी जी ऐसा भारत में बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस बात के लिए निश्चिंत है। तमाम ऐसी बातें उठे, आपके भी साथी जो है, सुन तो लीजिए हिमानी जी, भारत में ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। भारत की एक खूबसूरती है, भारत के लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। ऐसी मानसिकता वाले लोग अगर भारत में बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल उचित है। आप दोनों को मैं यहाँ शांत करना चाहता हूँ। नेपाल की स्थिति भारत में बिल्कुल नहीं होने वाली है और इस तरह की, मैं मानती हूँ कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती बहुत ज्यादा है, पर मैं बात कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर ही सही इस तरह की सुगबुगाहट क्यों शुरू हुई? क्योंकि जनाधार की सरकार नहीं है आपकी। जो सरकार वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। आपने जनता के वोटों की चोरी की है। ठीक है, इस पर हमने तमाम चर्चाएं की। प्रियंका जी आपके पास लौटूंगा। भूपेंद्र जी चर्चा किसी और चली जाएगी। हिमानी जी, भूपेंद्र जी आज के मुद्दे पर अगर बात करें, पक्ष विपक्ष वार पलटवार को आप किस तरह से देख रहे हैं? आईना दिखाई, क्योंकि बेहद जरूरी है। जिस तरह से कांग्रेस आए दिन नई नई रणनीतियां बना रही है, इसको लेकर बीजेपी तंज भी कसते हुए नजर आती है। बीजेपी में भी सुगबुगाहट नजर आती है कांग्रेस की रणनीति से। तो कांग्रेस की रणनीति, बीजेपी के तंज और इस वार पलटवार को आप किस तरह से देख रहे हैं? भूपेंद्र जी। देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से सत्ता के साथ विपक्ष का होना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी लगातार लगभग 23 वर्षों से सत्ता, इस राज्य की सत्ता से और केंद्र से भी सत्ता से दूर है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण अपने संगठन के कुनबे को बचा के रखना ये एक चुनौती हो जाती है उस समय। और जैसे जैसे नए प्रयोग, दूसरी बात हमारी जिसके साथ फाइट है उसको भी देखना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी और जो उनका एनडीए ब्लॉक है वो निश्चित 24/7 घंटे काम करता है। आज उनको कहा जाए तो 29 के इलेक्शन की वो तैयारी कर रहे हैं, 28 की विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ एक मैकेनिज्म काम करता है। ये जो बात है वो काम उस हिसाब से उनको उस पर वार करने की आवश्यकता है। आज कांग्रेस अपने ही कोई भी एक निर्णय लेती है संगठन तो वो विवाद बन जाता है और वो पार्टी में आज हम लोग डिबेट करते हैं। यही चीज संगठन अगर बीजेपी करती है तो चर्चा जरूर बनती है, लेकिन ये विवाद नहीं बनता। चर्चा और विवाद में बड़ा अंतर होता है। ये कांग्रेस को समझना होगा और कांग्रेस की रणनीति उस तरह से धारदार होनी चाहिए जिस तरह से, लेकिन प्रयास अच्छे हैं। कुछ अभी उन्होंने जो जिलाध्यक्ष बनाए थे और जो जनाधार की कोशिश है, लेकिन उसमें एक वर्कर के रूप में कार्य करने वाले लोग और जो उनके मतदान, जो उनके विचार के लोग हैं, उनको अगर बूथ लेवल तक तैयारी नहीं करेंगे ये, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम फिर से अप्रत्याशित आएंगे। और बीजेपी को समझना चाहिए उनको कि बीजेपी इतना बड़ा दल बन गया, जो अभी कह रही थी सन 84 में 2 पार्टी थी, ऐसे अप्रत्याशित परिणाम हुए हैं। अटल जी भी चुनाव हारे हैं और इनके इंदिरा गांधी भी हारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन उन्होंने नब्ज को पकड़ा और फिर आज उनके और 80 की स्थापना आज लगभग 45 वर्ष हुए और 45 वर्ष में उसने एक इतना बड़ा स्वरूप तैयार कर लिया। 20 करोड़ लोगों की
पार्टी है, आज कांग्रेस 150 वर्ष पुरानी पार्टी है, लेकिन आज वो किस मुआयने पे खड़ी है, उसको आज गठबंधन की राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये जो समीकरण बदले हैं, ये समय में जनता ने बदले हैं, और जिस जनता के बीच में लगातार संवाद और संचार होना चाहिए, शासकीय योजनाओं को जाना और उनके मर्म को समझना। आज अगर देखें, देश के प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हैं, लेकिन वो देखिए कितनी जनसभाएं करते हैं। और राहुल जी को आप देख लीजिए, एक भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, फिर उसके बाद गैप हो जाता है फिर। लेकिन वही इलेक्शन में आप देख लीजिए कि मोदी जी मध्य प्रदेश में कम से कम 5 से 7 बार आए और वो एक बार आए। तो ये जो अंतर गैप है ना, ये इसको मर्म को समझना पड़ेगा। ये जो एक जनता जैसे तरह से नेता बनाती है, उस तरह से गिराती भी है, लेकिन वो कंटिन्यूअस जब रहेगी, जब उसके वचन और कर्म में वो चीज दिखेगी। और आज देखिए, आज पूरा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए। जी, पहले सवाल ले लेते हैं। हिमानी जी, आप अपना सवाल पूरा कर लीजिए। संसद वाला पॉइंट समझ में नहीं आया भूपेंद्र जी का, मैं वो पूछना चाहती हूँ कि कहाँ नजर नहीं आए उन्हें राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी संसद में, उन्हें ज्यादा नजर आ गए। संसद में मैंने पैटर्न की बात कर रहे हैं, इलेक्शन में बोला, मैं समझा देता हूं थोड़ी सी बात। भूपेंद्र जी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी पॉलिसी बनाती है, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर जिस तरह से वो एक्टिव नजर आती है, कांग्रेस में वो कमी भूपेंद्र जी देख पा रहे हैं। पैटर्न की बात कर रहे हैं, गैप की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस गैप करते हुए नजर आती है, उस पर भूपेंद्र जी शायद बात करते हैं। भूपेंद्र जी, आप बात आगे रखें। तो मेरा तात्पर्य यह था कि जहां हमारी जिस पार्टी से जिस तरह से टकराहट है, जिस तरह से हमको उसको पीछे करना है, तो उसकी हमें कमजोरियां देखनी पड़ेगी, उनके अच्छे गुण भी देखने पड़ेंगे। अच्छे गुण उन्होंने देखे कि पार्टी में संगठन मंत्री और नीचे काडर तक के रूप में नए युवाओं को लाए, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन वो अब चीज कहां तक धरातल पे आती है, कितना कारगर होने वाला है भूपेंद्र जी? अपनों का जनाधार जो जानने कांग्रेस निकल रही है, रिपोर्ट कार्ड बनाएगी अपनों के जनाधार को लेकर, ये कितना कारगर कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस क्या होता है कि ये जो बात है ना, कांग्रेस शुरुआत करती है और अपने ही चीज को थपथपाने लगती है। कुछ चीज को जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए, उसके परिणाम, उसके रिजल्ट। कोई योजना को अगर कोई भी जनता के बीच में संवाद के लिए संगठन जाता है, तो उस संगठन को जाने के बाद उसका फीडबैक लेके फिर हमको मीडिया को या फिर उसकी उपलब्धियों को रैली या किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से लोकतंत्र हम बता सकते हैं, या बैलेट पेपर में जो होता है, चुनाव के परिणामों में होता है, उस तरह से दिखाना चाहिए। इसको लीजिए, बीजेपी उस तरह से काम करती है कि वो इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करती है, फिर बैलेट पे दिखाती है और उसको परिवर्तन कराती है। कांग्रेस भी उस समय, जिस समय कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, उस तरह से वो काम करती रही, लेकिन आज उनको सत्ता विहीन है लंबे समय से। दूसरी बात, संगठन लगभग 60 से बार टूटा है उनका पैरेलल, क्योंकि बड़ा संगठन था। और व्यक्तिवाद को जब तक अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे नहीं लाएंगे, ऊर्जावान और ईमानदार और सुचिता की राजनीति नहीं होगी, तो इससे भाई भतीजावाद, बहुत से फैक्टर होते हैं। और जो इस तरह से अगर अपन उस जिस तरह से बीजेपी है और आज सत्तारूढ़ रूप एनडीए का गठबंधन है, उस तरह से हमको फाइट करने पड़ेंगे, और उसके लिए मेहनत की बहुत आवश्यकता है। अच्छे नए कार्यकर्ता आए, वॉलेंटियर आए, और दूसरी बात, समीक्षा जनता के ऊपर छोड़ दें और फिर उसका प्रदर्शन चुनाव में और विभिन्न प्लेटफॉर्म में करें। और नए नए नवाचार की भी जरूरत है, जिस तरह से बीजेपी नए नए नवाचार करती है, कांग्रेस भी अभी नए नवाचार किए, उन्होंने नए युवाओं को लाया है। अभी जो नया ये तरह से किया है कि उन्होंने जनता का जनाधार के लिए मर्म जानने की कोशिश की है। ऐसे नए नए नवाचार होने चाहिए, जिससे नए लोग आकर्षित होते हैं, नए प्रोग्राम जनता के बीच में जाते हैं, और जनता की मूल बातों को उठाना चाहिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, किसी भी तबके के, तो उसका वर्गीकरण करना चाहिए। और इस दूसरी बात, नरेटिव बनाए, लेकिन नरेटिव वो इस तरह से फेल ना हो पाए कि हम जिस तरह से नरेटिव जनता के बीच में बना रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उस ध्रुवीकरण को अंतिम तक पहुंचाना चाहिए। ये भी एक चीज है। बिल्कुल। हिमानी जी, एग्जीक्यूशन की बात है, आप पॉलिसी बनाइए, काम करिए, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन पर जो है वो कांग्रेस को काम करने भूपेंद्र जी ऐसा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो मैं तो ये जानने की कोशिश करता हूं आपसे कि आप बताएं कि अपनों का जनाधार जो आप करने वाली है, उसका आधार क्या होने वाला है, किस बेसिस पर करने वाली है, और वो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी तो किस तरह से सामने आएगी? भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरीके से बात को अपनी रखा, जो कलाएं दी हमको वो वाकई हम करनी है, और हम कोशिश करेंगे कि उनको ऐसा दिखाई देने लगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम ये सब कुछ करते हैं, पर इतना करने लगे कि भूपेंद्र जी अगली बार बोलने के लिए मजबूर हो जाएं कि हाँ, अब दिखने लगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तो किसी भी बात को आधार ही नहीं मानती, उनके तंज को, और उनको जो हमेशा से ये कहते आए हैं
कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, हम कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो पार्टी इस लक्ष्य के साथ, इस उसके साथ काम करती है सत्ता पक्ष में रहते हुए, वो आप समझ सकते हैं कि आपके पास एनर्जी, रिसोर्सेज और टाइम सब सीमित होता है। और अगर आप चुनाव लड़ने के मोड में हमेशा रहते हैं तो कहीं ना कहीं जनता की भलाई जो है वो पिछड़ ही जाती है। तो इस बार तो अभी आज ही बिहार में एसआईआर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि अगर तनिक भी गड़बड़ी पाई गई तो पूरे देश में यही नियम लागू होगा, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि राहुल जी के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं सच है। और बहुत जनता को भी समझ में आ रहा है, आपको और हमको भी समझ में आ रहा है कि आरोप जो है वो कुछ दिनों में सत्यापित भी हो जाएंगे। तो जनाधार का आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब भी देती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको बोला कि जनाधार जो हमारे जीते हुए विधायक हैं वो लोग जनता के साथ, परसों दिग्विजय सिंह जी ने भी बोला, मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमको और ज्यादा मजबूती से खड़े रहना है क्योंकि जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान है। जो हम कर रहे हैं हमें उससे और ज्यादा करने की जरूरत है। तो जहां पर हमारे विधायक हैं वहां तो वो मजबूती से विधायक होने के नाते ही खड़े रह सकते हैं, जहां पर नहीं है वहां पर हमें और ज्यादा अपने रिसोर्सेज को झोंकना पड़ेगा, जनता की तकलीफें। और आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जनता बहुत तकलीफ में है तो उसकी वजह कौन है। और ये बात मैं फिर से आपको बोल देती हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल का मकसद होता है, अगर वो जनता की तकलीफ दूर करना चाहता है तो सत्ता पक्ष में आकर उन तकलीफों को ज्यादा अच्छी तरीके से दूर कर सकता है। लेकिन 20-22 सालों से तो ऐसा लगता है जनता की समस्याएं दूर करें, उन्हें पॉइंट आउट करें। और 20-22 सालों से ऐसा उनके लगता साथ मजबूती से खड़े है, रहें। हिमानी जी, 20-22 साल 23 साल से लगता है ऐसा कि जनता का दर्द जो है वो सिर्फ बीजेपी समझ रही है, इसीलिए बीजेपी को जनाधार मिल रहा है। ठीक है, नहीं सर, चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट ज्यादा समझ पा रहे हैं, बीजेपी नहीं समझ पा रही है। चलिए वो तो आपके आरोप है, लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया प्रियंका जी आपसे ले लेते हैं। समीक्षा कर रही है कांग्रेस, इससे बीजेपी को क्यों भाई दर्द होनी चाहिए? आप भी समीक्षा कर रहे थे, आप अपने मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे थे। राघवेन जी, जिस एसआईआर का ये अभी समर्थन करके पीठ थपथपा रही हैं, उस एसआईआर का तो ये लोग विरोध कर रहे थे, सदन में हंगामा मचा रहे थे। अब उसी पर बिहार में क्रेडिट लेने बैठ जाते। यही है इनकी समस्या कि जो समस्या हल कर रहा है उस समस्या को अपना क्रेडिट ले लेना, और जब समस्या हल ना हो तो शोर मचाने लगना। दूसरी चीज, पवन खेड़ा जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए, उनकी पत्नी पे कार्रवाई नहीं कर पाए, जिन्होंने खुद में विसिल ब्लोअर बने कि हमारे पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। तो शुरुआत घर से करिए, कचरा घर से साफ करिए, परंतु वो इनसे नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। सोच हो चुकी है जो बड़ी ही दूषित हो चुकी है। तो आपके द्वारा प्रायोजित गड़बड़ियां हैं। चलिए इसी के साथ समय हमें इतना ही इजाजत देना है, इसी के साथ चर्चा को ही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिमानी जी आपका भी, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने।